नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐसा क्या भाषण दिया है जिसके ऊपर बवाल मच गया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली बातें कही हैं, जिसके ऊपर विवाद होने लगा है। वहीं से उन्होंने विपक्ष की सरकारों की आलोचना भी की। पहले के प्रधानमंत्रियों की भी आलोचना करने से बाज नहीं आए। इसके अलावा चीन, अमेरिका और पाकिस्तान पे ऐसा क्या बोल गए मोदी जिसके कारण वो खुद एक्सपोज हो गए। तो आज के वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर उन्होंने वहां से क्या झूठ बोल दिया या फिर किन बातों को लेकर देश को गुमराह कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस भाषण का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि उनके भाषण की बड़ी बातें क्या थी और उसका सच क्या है। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा है। आज ही के दिन हम आजाद हुए थे, हमें स्वतंत्रता मिली थी। आप सभी दर्शकों को भी हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले पे गए, जहां से उन्होंने आज अपना सबसे लंबा भाषण दिया। यह भाषण करीब 104 मिनट का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 11 बार लाल किले पे और भाषण दे चुके हैं, यानी कि ये उनका 12वीं बार था। 2014 से लगातार वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वहां से होने वाले भाषण को पूरी दुनिया में सुना जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां ऐसा क्या बोला है उसकी हम बात करेंगे, वो आपको जाननी चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण का मुख्य फोकस आत्मनिर्भर भारत के ऊपर रहा, जो कि उनका टारगेट भी है। लेकिन पहले उन्होंने क्या कहा है, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दिए। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। यानी कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि 50-60 साल पहले की सरकारों ने सेमीकंडक्टर के फाइलों को लटकाया, भटकाया। यानी कि पुरानी सरकारों के ऊपर वो दोष दे रहे हैं कि इसके कारण इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। एक तरफ के लिए हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत ये बात सही भी है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी क्या वो पुरानी सरकारों को ही दोष देना चाहेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब भारत क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ पुरानी सरकारों का ही दोष है? उन्हें अपने 12 वर्षों का हिसाब देना चाहिए था। पिछले 12 वर्षों के दौरान आपने देखा है कि दुनिया किस तरीके से बदली है और अब एआई का जमाना आ गया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस कड़ी में चीन और अमेरिका काफी आगे बढ़ गए हैं, जबकि भारत के पास सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। आपने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है। हमारे इंजीनियर्स कोडिंग में काफी आगे हैं, लेकिन उसके बाद भी एआई में चीन और अमेरिका हमसे आगे क्यों निकल गया? भारत आखिर एआई की दिशा में कुछ भी क्यों नहीं कर पाया? क्या इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर दोष लेंगे? इसके अलावा मोदी को यह भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में इंपोर्ट को बढ़ावा दिया है, उससे आखिर कैसे भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो इस बात को करके उन्होंने जो लाल किले के ऊपर ये जो भाषण दिया है कि पुरानी सरकारों की आलोचना की है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला या दूसरा भाषण नहीं है। 11 वर्षों से वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें अब अपने काम का हिसाब देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो पुरानी सरकारों को ही कोस कर अपना काम चलाना चाहते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश में घुसपैठिए की बात की है। पहले पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, उसके बाद में इसके बारे में आपको बताता हूं। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। अब आप ही बताइए कि पीएम मोदी आखिर ये बात किसको बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इस देश को घुसपैठियों से खतरा है, षड्यंत्र हो रहा है, माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताना नहीं चाहिए कि जब वो पिछले 11 वर्षों से इस देश में सत्ता में है, तो आखिर कैसे इस देश में घुसपैठिए बढ़ते चले गए और कैसे घुसपैठियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे देश की माताओं बहनों की इज्जत से खेल रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं।
तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ही पोल खोल दी है कि उनकी सरकार के बाद भी, उनकी 11 वर्षों के शासनकाल के बाद भी इस देश में घुसपैठिए भरे हुए हैं। बताइए ये कितनी अजीब सी बात है कि देश में पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका शासन है और कई राज्यों में भी बीजेपी की ही सरकारें हैं। बावजूद उसके अगर वो ऐसी बात आज कर रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है? पीएम मोदी ने लाल किले से दिए गए इस भाषण में आगे कहा कि पाकिस्तान के साथ खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता है। लेकिन पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि क्या खून और पानी तो एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन क्या क्रिकेट मैच एक साथ चल सकता है? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनिए। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। यानी वो पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। सिंधु जल समझौते को वो नहीं मानेंगे, भारत का पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। लेकिन इसी बीच ये भी एक खबर चल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर के महीने में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि खून और पानी जब नहीं बह सकते हैं तो आखिर क्रिकेट मैच कैसे खेला जा सकता है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे पैसा आता है? और इस समय बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है, जो सचिव है, वो जैसा है अमित शाह के बेटे जैसा है और उन्हीं के कंट्रोल में आईसीसी भी आती है, बीसीसीआई भी आती है। ऐसे में बड़ा सवाल सरकार के मंसूबों को ही लगता है कि एक तरफ तो आप खून और पानी साथ साथ न बहने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मैच आप नहीं रोक पा रहे हैं। इससे क्या मैसेज आता है? इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी बताना चाहिए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई कलाकारों, कई इन्फ्लुएंसर्स को भारत में बैन कर दिया गया था, वो बैन आखिर क्यों हटा लिया गया? तीसरी बात एक और ये बहुत जरूरी है कि आखिर वो खून और पानी वाला बयान कब तक देते रहेंगे? क्या पानी कभी भी ऐसे रोक दिया जाएगा? सिंध अगर कोई नदी है तो उसके पानी को अगर रोकना है तो या तो आपको बांध बनाने पड़ेंगे या फिर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को देश में नहर, नदी, बांध बनाकर डाइवर्ट करना होगा। इस दिशा में सरकार ने अभी तक क्या किया, उन्हें यह बताना चाहिए था, क्योंकि 7-8 वर्ष पहले भी पीएम मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो क्या सिर्फ भाषण के अलावा इस मामले में सरकार क्या कर रही है, उन्हें यह बताना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हमें अब अपने देश में स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। जैसे कि हमारे यहाँ दुकानों पे लिखा होता है कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, वहीं अब ये लिखना होगा कि यहाँ पे स्वदेशी माल मिलता है। यानी कि वो मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताना चाहिए था कि जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने करीब 2016 के साल में के आसपास शुरू किया था, तो पिछले 8-9 वर्षों में मेक इन इंडिया के तहत भारत में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने देशों के लोगों ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए। इस पे पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए था, लेकिन आज भी वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ओर तो देश से वो अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाएं, अपने देश का ही सामान खरीदें, लेकिन क्या पीएम मोदी को यह बताना नहीं चाहिए कि वो कितना स्वदेशी हैं? उनके काफिले में चलने वाली गाड़ियां क्या भारत की हैं या फिर बाहर की हैं? जिस जहाज से वो चलते हैं क्या वो भारत का है या फिर वो अमेरिका से आया है? जिस फोन का इस्तेमाल करते हैं क्या वो भारत का है या फिर वो अमेरिका का आईफोन है? पीएम मोदी को पहले खुद स्वदेशी की तरफ ध्यान देना होगा, खुद ही उन्हें स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना होगा, तभी तो इस देश के लोग उनसे सीखेंगे। ऐसा तो शायद नहीं चल सकता है कि पीएम मोदी खुद तो विदेशी सामानों का इस्तेमाल करें और देश को ज्ञान दे दे कि स्वदेशी की ओर आपको बढ़ जाना चाहिए। और यह स्वदेशी वाला ज्ञान आखिर अचानक से क्यों आया है? इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसके बाद से पीएम मोदी स्वदेशी की बात करने लगे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट पे वहां 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। यानी कि हमारा सामान वहां नहीं जा पाएगा, वहां नहीं बिक पाएगा। अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नाम लेकर अमेरिका की आलोचना नहीं की है। ट्रंप ने तो कई बार कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया, व्यापार की धमकी देकर रुकवाया, दोनों देशों के नेताओं को धमकाया, लेकिन पीएम मोदी ने एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला। यानी कि लगातार वो चुप्पी साधे रहे। भारत की विदेश नीति आखिर इतनी खोखली या इतनी कमजोर पूरे आजादी के बाद से लेकर आज तक कब रही? अटल बिहारी वाजपेयी भी अमेरिका का नाम लेकर आलोचना करते थे, लेकिन पीएम मोदी अमेरिका का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा।
उन्हें इसकी जगह खुलकर बोलना चाहिए था कि अमेरिका जिस तरीके से भारत के प्रति बर्ताव कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, वो गलत है और वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो अभी भी खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। इंपोर्ट जिस तरीके से भारत और चीन और बाकी देशों के बीच भारत में बढ़ा है, वो भी एक बड़ा सवाल है कि इंपोर्ट को रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं। जिस तरीके से राफेल विमानों की बात की गई, वो भी फ्रांस से खरीदा गया, लेकिन पहले कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार जब राफेल की डील कर रही थी तो उसने ये डील किया था कि राफेल भारत में ही बनाए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दौर में एक ऐसी डील होती है कि राफेल विमान सीधे फ्रांस से खरीद लिए जाते हैं, वहीं पे बनता है और वहीं से यहाँ पे आता है। तो ये किस तरीके से इंपोर्ट को उन्होंने बढ़ावा दिया, आखिर वो मेक इन इंडिया की ओर इस मामले में क्यों नहीं बढ़े, उनको बताना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात यह है कि 11 वर्षों से शासन करने के बाद अगर आप अभी भी स्वदेशी का राग आलाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि पिछले 11 वर्षों में आपने कितने मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे देश में स्थापित किए हैं। ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना था। अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के ऊपर क्या कहा है, एक बार आप सुनिए। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं कि देश की आजादी में और उसके विकास में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, एक बड़ा एनजीओ बता रहे हैं उसे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पन्नों को कैसे झुठला पाएंगे जिसमें ये हमेशा आजादी के दौर की बातें कही जाती हैं, वरना तो ऐसे किसी नायक का नाम बता पाएंगे जो कि आरएसएस से जुड़ा रहा हो। कोई भी आजादी का सेनानी, आजादी का स्वतंत्रता सेनानी कोई भी आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं रहा है। आरएसएस का इस देश की आजादी में रोल वो अभी भी संदिग्ध है, और कहा यही जाता है कि ऐसे एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुए जो कि आरएसएस के हों और इस देश के लिए शहीद हुए। बावजूद उसके पीएम मोदी ने ऐसा क्यों किया? आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस का की आजादी में योगदान के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि आरएसएस का आजादी में कोई खास योगदान नहीं रहा है। ऐसा ही हमें पढ़ाया गया और ऐसा ही उस दौर के इतिहासकार या उस दौर के लोगों ने बताया है। फिर प्रधानमंत्री को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? उस आरएसएस के बारे में पीएम बात कर रहे थे जिस आरएसएस ने 2002 तक अपने मुख्यालय के ऊपर तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया था। साल 2001 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 3 लड़के तिरंगा झंडा फहराने चले गए थे, लेकिन आरएसएस ने उनके ऊपर मुकदमा कर दिया था और उन्हें सजा दिलवाई थी। उस आरएसएस की तारीफ देश में आजादी के लिए पीएम मोदी कर रहे हो तो इसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वो देश के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा आज से कर रहे हैं, एक नई पॉलिसी अभी से लागू कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी युवा को अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी तो उसके बाद वो 15,000 रुपए उसको सरकार की ओर से पहले महीने में मिलेंगे, और जिस कंपनी ने जॉब दी है उसे भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यानी कि वो साफ साफ संदेश दे देना चाह रहे थे आज कि सरकारी नौकरियों की ओर अब युवा न देखें, उन्हें प्राइवेट नौकरियों के आसरे ही छोड़ दिया जाएगा। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा
उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यानी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहना चाह रहे हैं कि देश में सरकारी नौकरियां अब खत्म हो जाएंगी, जो कि उनके दौर में बहुत कम हो चुकी है। वो जब सत्ता में आने वाले थे तो 2014 के साल में, चुनावी साल में, उन्होंने ये वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, उनके 11 वर्षों में उन्होंने क्या हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है? इसका हिसाब उनको देना चाहिए था। लेकिन आज के भाषण में स्पष्ट कर दिया कि अब सरकारी नौकरी की चाह युवाओं को भुला देनी चाहिए। देश में प्राइवेट नौकरियों का क्या हाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम नहीं है? प्राइवेट नौकरियों का हाल यह है कि कब और किसे किसकी जॉब से निकाल दिया जाए, कहा नहीं जा सकता है। वहां आपकी जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं होती है। हो सकता है 2 महीने की नौकरी के बाद आपको निकाल दिया जाए, या हो सकता है 6 महीने बाद आपको निकाल दिया जाए। मेहनत से कम पगार आपको मिलती है, बावजूद उसके उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो पहली जॉब जिस भी युवा को मिलेगी, उसे लंबे समय तक जॉब मिली रहे, इसके लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था? सरकारी नौकरी से एक सामाजिक सुरक्षा मिलती है कि आप 60 साल की उम्र तक आपके पास जॉब रहेगी। लेकिन क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है? आपने अगर पहले महीने 15,000 रुपए दे भी दिए, तो उसके बाद वो युवा अगर 6 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर वो क्या करेगा? क्या उसके लिए सरकार क्या करेगी? अगर आपको इतनी हमदर्दी देश के युवाओं से थी, तो आप कह देते कि अगर जिसकी नौकरी छूट जाती है तो उसके बाद सरकार उसकी मदद करे। लेकिन ऐसा कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा है। अब हम आ जाते हैं उनके अगले बयान की ओर, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि दिवाली में देश को एक बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं और जीएसटी में एक नया रिफॉर्म करने वाले हैं, जिससे देश में जीएसटी की दरें कम हो जाएगी। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने साफ लाल किले के इस भाषण से कहा है कि जीएसटी की दरें कम होगी और रोजमर्रा की कीमतें कम हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि आखिर जो पिछले 10-8 वर्षों से यहाँ के लोग उस जीएसटी से परेशान थे, लगातार वो पैसे पे कर रहे थे, उससे जो दिवाला निकला है उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में ही जीएसटी लाया गया, तो जब इतनी दिक्कतें थी तो ये रिफॉर्म पहले क्यों नहीं किए गए? ये इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछली सरकारों को भी दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जीएसटी उन्हीं के समय में आया है। आइडिया जरूर कांग्रेस का था, लेकिन लागू पीएम मोदी ने किया है। तो इसके बाद इसमें तमाम खामियों की बात होती रही। बहुत सारे लोगों ने जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाई कि हमें तो सारा टैक्स सरकार को ही दे देना पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर सरकार कभी नहीं मानी और रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन सरकार के पास होता रहा। लेकिन अब सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे आम आदमी के ऊपर मार पड़ रही है? तो अब इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। ये सुधार पहले होने चाहिए थे, और पहले जो नुकसान जनता का हुआ है उसकी भरपाई के लिए पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यानी कि ये साफ गलती उनकी सरकार की है कि उनकी सरकार ने एक फेल्ड जीएसटी यहाँ पे देश में लागू किया, जिसके कारण अब उन्हें रिफॉर्म करना पड़ रहा है। तो आज का कुल भाषण देखें तो प्रधानमंत्री मोदी इसी तरीके की बात करते हुए 104 मिनट उन्होंने इस देश के लिए भाषण दे डाले। ऐसा लग रहा था कि ये उनका कहीं आखिरी भाषण ही तो नहीं है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना ये भाषण इतना लंबा चौड़ा दिया है। चीन और अमेरिका का नाम पूरे भाषण में नहीं ले पाए, पाकिस्तान का जरूर लिया। पाकिस्तान का नाम लेने में पीएम मोदी को कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन चीन और अमेरिका का नाम लेने से पता नहीं किस बात का डर है कि वो उनका नाम लेने से बचते रहते हैं। पीएम मोदी ने इसी बीच अब नया टारगेट दे दिया है कि 2035 में अब वो इस देश को एक रक्षा कवच दे देंगे, सुदर्शन। यानी कि हर बार एक नई टाइमलाइन दे देना।
ठीक उसी तरीके की बात है कि जैसे कि घरों में दादी बोल देती हैं कि अगले बरस हम छत बनवा देंगे, भले ही इस बरस में वो छत टपक रही हो, लेकिन हर बार अगले बरस का दिलासा दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। 2014 के साल में आप देखें तो पहले उन्होंने कहा कि अगली बार सरकार बनाइए, हम सब ठीक कर देंगे। उसके बाद उन्होंने एक नया टारगेट सेट कर दिया कि 2022 में सब चीज हो जाएगी, 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन क्या कहीं पे ऐसा कुछ हुआ? 2022 में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा के बाद अब उन्होंने कहा है कि 2035 में सब ठीक हो जाएगा। यानी कि वो सीधा कह रहे हैं कि हमें अभी 2 बार और प्रधानमंत्री बना दो, उस समय फिर देखेंगे कि किस तरीके से ठीक करने हैं। उसके बाद 2047 का सपना देश को दिखा दिया जाता है, लेकिन 2025 में वो क्या करेंगे इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बता रहे हैं। 12-11 वर्षों से प्रधानमंत्री होने के बाद पीएम मोदी को आज के भाषण में कुछ ठोस बताना चाहिए था कि अभी तक उन्होंने इस देश में क्या क्या किया है और अब इस साल क्या करने वाले हैं। लेकिन वो अभी भी भविष्य का ही सपना दिखा रहे हैं, भविष्य ही बेच रहे हैं, और इसी दिशा में उनका पूरा भाषण था। बाकी आपको उनका भाषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप ये आजादी का त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाइए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।